ठीक है, प्लांट और एनिमल्स के लिए कौन कौन से क्लोनिंग वेक्टर हैं। तो कल हमने देखा था कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ठीक है, ये बैक्टीरिया वैसे तो प्लांट को ट्यूमर देता है, टोबैको प्लांट को, पर इसको अपन एज अ क्लोनिंग वेक्टर भी काम में ले सकते हैं। इसके अंदर जो जरूरत के जो जीन होते हैं या जो जीन हमें चाहिए वो हम लगा देते हैं और उसके बाद इसे टोबैको प्लांट पर हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो एग्रोबैक्ट अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जिनकी प्लाज्मिड का नाम अलग अलग होता है। तो हम प्लांट के अंदर, अगर मैं प्लांट की बात करूं, प्लांट के लिए बंद करो भाई, वॉइस बंद करो। लक्ष्य, लक्ष्य, तुमको पता चलता है क्लास हो रही है? हम्म, दोबारा ये हुआ ना तो मैं क्लास में अलाउ भी नहीं करूंगी। चलो, तो प्लांट में जो जनरली जो बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है उसको अपन अपने काम के, उसके काम के जीन दे देते हैं और वो प्लांट को क्या करता है, अपन प्लांट को उससे इन्फेक्ट करवा देते हैं। दैट इज एक्टोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। तो दूसरा जो है, एनिमल को कैसे इन्फेक्ट करा जाता है, या एनिमल को अगर अपनों को इन्फेक्ट करवाना है, ठीक है, तो एक वायरस का नाम है जिसका नाम है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस कौन सा वायरस होता है? रेट्रोवायरस जो वायरस होता है वो आरएनए का वायरस है। वायरस आरएनए का भी हो सकता है और वायरस डीएनए का भी हो सकता है, ये अपनों को पता है। देयर आर टू टाइप ऑफ वायरस, आरएनए वायरस एंड डीएनए वायरस। ठीक है, तो रेट्रोवायरस जो है वो आरएनए का वायरस होता है। ठीक, पहले भी बता चुकी, बार बार बता रही हूं मैं। वायरस जो है उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, दो तरीके के वायरस है। और तुम्हारी एग्जाम की डेट आ गई है, 15 जुलाई से है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे कि कोरोना का वायरस है तो वो आरएनए का वायरस है। ठीक है, जो जो वायरस आरएनए का वायरस होता है उसे क्या बोलते हैं अपन? रेटेरो वायरस। ठीक, अब जैसे कि अपनों को किसी को इन्फेक्ट करवाना है वायरस के थ्रू, इन्फेक्ट कराने का क्या मतलब है? वायरस बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस होता है। इन्फेक्शियस का क्या मतलब होता है? इन्फेक्शियस का क्या मतलब होता है? इन्फेक्शियस का मतलब होता है कि ये अपना डीएनए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए में बहुत ज्यादा तेजी से डाल सकता है। इसे क्या बोलते हैं अपन? इन्फेक्शन, फैल जाना। ठीक है, तो एक बार वायरस लगा बॉडी में, वो वायरस थोड़ा सा लगेगा पूरी बॉडी में फैल जाएगा, पूरी बॉडी में वायरस ही वायरस हो जाएगा। और दूसरी बात क्या होगी कि ये वायरस क्या करेगा, ये अपना डीएनए, ये अपना डीएनए इसको क्या करेगा, इसके अंदर अपना डाल देगा, खुद का डाल देगा, डीएनए या आरएनए कुछ भी डाल सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा वायरस है। ठीक है, अब क्या होता है कि जनरली हमारा जो ह्यूमन है, वायरस के अलावा सबका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए। आगे बात समझ में? तो हमारा डीएनए है, हमारे डीएनए में वायरस को क्या करना है कि उसका डीएनए डाल देना है। तो ये वायरस ने, डीएनए के वायरस ने हमारे डीएनए में उसका क्या करा, खुद का डीएनए डाल दिया। ठीक है, अब हमारा डीएनए नहीं रहा, वो तो वायरस का हो गया और बहुत सारी ऐसी कॉपी बना लेगी। इसी का मतलब होता है इन्फेक्शन होना। ठीक है, लेकिन आरएनए का वायरस क्या करता है कि हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, ह्यूमन के पास डीएनए होता है, तो आरएनए का वायरस डायरेक्ट आरएनए नहीं डाल सकता, डायरेक्ट आरएनए नहीं चलेगा। करेंसी जो होती है ना, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे कि कई और की करेंसी अपने यहाँ नहीं चलती है, अपनों को अपनी करेंसी लगानी पड़ती है, एक्सचेंज करना पड़ता है। तो जो आरएनए का वायरस है वो डायरेक्ट आरएनए नहीं डाल सकता, तो आरएनए का वायरस पहले क्या करेगा, खुद के आरएनए को किस में कन्वर्ट करेगा, उसको पहले खुद के आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनता है, वो तुम्हें मैंने बता रखा है। ठीक है, तो खुद के आरएनए को किस में कन्वर्ट करेगा, पहले डीएनए में, फिर वो डीएनए क्या करेगा, ह्यूमन को दे देगा। अब तो वो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि फिर इस तरीके से दे सकता है। ठीक है, तो उसे क्या करना पड़ता है कि अपने आरएनए से क्या बनाना पड़ता है, अपने आरएनए से उसे डीएनए बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस तरीके की प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।
इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये ऐसा वायरस क्या कहलाता है? रेटेरोवायरस। आई बात समझ में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड रेटेरोवायरस? किस तरीके से वायरस हमें अपना डीएनए देता है और डीएनए या आरएनए देता है। अगर अगर आरएनए दे रहा है तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी। डीएनए दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर वो आरएनए दे रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा? खुद के आरएनए को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? पहले डीएनए में, और उसके बाद वो क्या करेगा? हमें डीएनए दे सकता है। तो ये जो है वायरस, ये एक वेक्टर है। व्हाट इज वायरस? वायरस एक वेक्टर है। यहाँ पर वायरस क्यों है एक वेक्टर? यहाँ पर ये मैं एनिमल की बात कर रही हूँ। प्लांट के लिए हमने बैक्टीरिया पढ़ लिया था कल कि बैक्टीरिया वेक्टर होता है प्लांट के लिए, ठीक है। तो प्लांट में अगर हमें कोई चीज पहुंचानी है, ठीक है। अब क्या होता है, देखो ये वायरस कितना काम का है, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना तो खैर बीमारी कर रहा है अपन को, ठीक है। अगर पर कोरोना का इन्फेक्शन की रेट कितनी ज्यादा है, मतलब अभी तो बॉडी में आया और पूरे बॉडी में फैल गया इतनी जल्दी, ठीक है। तो कोरोना की जो इन्फेक्शन की रेट होती है वो कितनी ज्यादा तेज होती है, या कितना फाइट तेजी से वो अपनी बॉडी में फैल जाता है, दैट इज इन्फेक्शन, ठीक है। अब अपन क्या करें? अपन एक काम कर सकते हैं कि ये जो इनकी इन्फेक्शन की प्रॉपर्टी है, ठीक है, द इन्फेक्शियस प्रॉपर्टी, ठीक है, इसका फायदा उठाते हैं, ठीक है। वैसे तो वायरस बैक्टीरिया अगर बॉडी में इन्फेक्शन फैलाते हैं, इन्फेक्शन समझ रहे हो ना, एक बार आया तो पूरी बॉडी में फैल गया बहुत जल्दी, ठीक है। बहुत ज्यादा आता भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए तो आप बच रहे हो। आप क्यों बच रहे हो? मास्क क्यों लगा रहे हो? हाथ क्यों धो रहे हो? क्यों सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हो? ताकि एक भी आपकी बॉडी में ना आ जाए। ऐसा भर भर के थोड़ी ले रहे हो कि मैं भर भर के ले रहा हूँ, कि मैं जूस पी रहा हूँ, मैं तो सारा मतलब वायरस ही वायरस ले लिया, ऐसा तो नहीं। बच रहे हो क्योंकि बॉडी में तेजी से फैलेगा। तो इन्फेक्शन की इनकी प्रॉपर्टी, इसका क्यों ना अपन क्या करें? फायदा उठा लें, क्या? फायदा उठा लें, क्यों ना? कैसे फायदा उठाएं अपन इसका, ठीक है। तो वायरस और बैक्टीरिया को क्या करोगे आप लोग, या ये बैक्टीरिया हमने कल पढ़ा था, इस वायरस को, चाहे वो डीएनए का वायरस है चाहे वो आरएनए का वायरस है, वो अपना काम करेगा। डीएनए का वायरस कैसे काम करता है वो भी मैंने आपको बता दिया, और आरएनए का वायरस कैसे काम करता है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो चाहे वो डीएनए का वायरस हो चाहे वो आरएनए का वायरस हो, ठीक है, आप क्या करोगे? इसको अपने काम का एक जीन दे दोगे। काम का एक जीन क्या करोगे? जैसे ये काऊ है, ठीक है, ये काऊ का डीएनए है बहुत लंबा, ठीक है। काऊ के डीएनए में से ये वाला पार्ट क्या करता है? मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, ओके। इतना पार्ट कट करो और इतना पार्ट या तो डीएनए वायरस को दे दो, ठीक है। इतना पार्ट मैंने किसको दे दिया? वायरस को दे दिया। एक तो मैंने मेरे काम का पार्ट दे दिया वायरस को, फर्स्ट थिंग तो। दूसरी चीज ये कि मैंने वायरस को क्या करा? डिसआर्म्ड कर दिया। डिसआर्म्ड का क्या मतलब है? कि जो बीमारी फैलाने वाली चीज है ना वायरस की, वो मैंने हटा दी, ठीक है। आई जस्ट रिमूव दोज थिंग्स, ठीक है। ये मैंने ये वाली पार्ट हटा दिया, ठीक है। मैंने ये पार्ट हटा दिया जो बीमारी कर रहा था। आगे बात समझ में? तो मैंने अपने काम का जीन दे दिया, और जो पार्ट बीमारी कर रहा था वो मैंने हटा दिया, ठीक। अब वायरस मेरा नया हो गया, अलग तरीके का हो गया। एक तो ये वायरस इन्फेक्शियस तो है ही, पक्की बात है, इन्फेक्शन तो फैलाएगा। इसके इन्फेक्शियस होने में कुछ दो राय की बात नहीं, तेजी से फैलेगा। लेकिन एक तो इसमें मेरे काम का जीन मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या करेगा? इसे मैंने डिसआर्म्ड कर दिया। डिसआर्म समझते हो, है ना? अब इस वायरस को मैं क्या करूं? इस वायरस को अगर मैंने किसी एनिमल पर छोड़ा, सपोज करो इसे मैंने काऊ पर छोड़ दिया, ठीक है। जो मिल्क तो काऊ बना रही है, लेकिन बहुत अच्छा मिल्क बनाना है दोनों को, ठीक है। इसे मैंने काऊ पर छोड़ दिया। अब क्या होगा कि चाहे डीएनए का वायरस हो चाहे आरएनए का वायरस हो, अगर ये आरएनए का वायरस है तो पहले इसे अपने आप को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? डीएनए, बस। इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए जब डीएनए में कन्वर्ट होता है तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों ही वायरस काऊ को इन्फेक्ट करेंगे, और कितनी जल्दी इन्फेक्ट करेंगे आप ये देखो। कितनी जल्दी इन्फेक्ट करेंगे। वायरस के इन्फेक्शन की रेट तुम्हें पता है ना कितनी जल्दी। और मैं 15-20 छोड़ूंगी, पूरे काऊ में फैल जाएंगे। काऊ में मिल्क और अच्छी क्वालिटी का बन जाएगा, या काऊ में और अलग तरीके का, जैसे कि ये ह्यूमन का मिल्क है, सपोज करो ये ह्यूमन का जीनोम है, ये ह्यूमन का जेनेटिक मटेरियल है। इसमें से ह्यूमन के मिल्क में एक पर्टिकुलर प्रोटीन मिलता है,
ठीक है, पर्टिकुलर प्रोटीन है जो ह्यूमन मिल्क में मिलता है। ठीक है, वो प्रोटीन मुझे काऊ के मिल्क में पैदा करना है। तो प्रोटीन का पार्ट मैंने कट करा, कट करने के बाद मैंने प्रोटीन का पार्ट आरएनए या डीएनए के वायरस को दे दिया। वो वायरस मैंने काऊ के ऊपर छोड़ दिया। जैसे वो वायरस मैंने काऊ के ऊपर छोड़ा, 15-20 दिन में पूरी काऊ में वो वायरस फैल जाएगा, पूरी सेल में, पूरी सेल काऊ की वायरस की स्लेव हो जाएगी। ठीक है, सारी पर वायरस इन्फेक्शियस है, लेकिन जीन मेरे काम को डिसआर्म कर दिया, मतलब बीमारी नहीं फैला रहा है काऊ में। आगे बात समझ में? तो ये वेक्टर है। इस तरीके से क्या होगा कि पूरे काऊ में मेरे काम के डिजायरेबल जीन चले जाएंगे। हाँ, ये काम मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि काऊ की एक एक सेल में मैं खुद डाल सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब कहाँ पेनक्रियाज में डालेंगे, कहाँ लीवर में डालेंगे, कहाँ किडनी में डालेंगे, एक तो ये जीन कैसे डालेंगे सबके अंदर, पहली बात तो। ठीक है, दूसरी बात ये कि करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। वायरस इसको 15 दिन में आराम से कर देगा। इन्फेक्शन की रेट पे डिपेंड करता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी के बेस पर अपन क्या कह सकते हैं कि क्लोनिंग फैक्टर इसी तरीके से काम करता है। बैक्टीरिया के लिए भी जब काम करवाया था, बैक्टीरिया के लिए भी जब अपनों ने यूज में लिया था, बैक्टीरिया प्लांट के ऊपर छोड़ते हैं और वायरस ज्यादातर एनिमल के ऊपर छोड़ते हैं। ठीक है, ये जो वायरस है जो एनिमल के ऊपर अपन छोड़ रहे हैं, ठीक है, जो वायरस अपन एनिमल के ऊपर छोड़ रहे हैं, ठीक है, अपन अपने काम के लिए उस वायरस को अपन ने चेंज करा है। हालांकि वायरस बहुत ज्यादा डेंजरस वायरस है, ये रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस जो है वो ज्यादातर आरएनए का वायरस होता है, और ज्यादातर आरएनए के वायरस बच्चे कैंसर कॉज करते हैं। तो एक्चुअली वायरस कैंसर कॉज करता था, नॉर्मल कंडीशन में वायरस क्या कर सकता था, कैंसर कॉज करता था। पर अभी ये कैंसर कॉज नहीं करेगा, क्योंकि इसे क्या कर दिया आपने, इसमें से खराब चीजें निकाल दी। वैसे ही बैक्टीरिया में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस नाम का बैक्टीरिया अपन डाल रहे थे। इसी प्रोसेस है, बैक्टीरिया को काम का जीन दो, डिसआर्म्ड कर दो, प्लांट के ऊपर छोड़ दो। वैसे तो बैक्टीरिया प्लांट में ट्यूमर कॉज करता था, ठीक है, लेकिन अब मैंने इसको डिसआर्म्ड कर दिया, तो इन्फेक्शन की रेट तो वही है, लेकिन डिसआर्म कर दिया और साथ में अपने काम के जीन डाल दिए, तो पूरी बॉडी में क्या हुआ, फैल गया। ठीक है, तो कितना अच्छा मेथड होता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के अभी तक अपनों ने ये क्या देखे, अपनों ने क्लोनिंग वेक्टर देख रखे हैं। क्लोनिंग वेक्टर अगर आपको एनिमल लेना है तो आपको वायरस काम में लेना पड़ेगा, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बैक्टीरिया भी ले सकते हैं एनिमल के लिए, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा एफिशिएंसी इसकी है। और प्लांट के लिए हमें क्या काम में लेना है, फॉर प्लांट वी आर यूजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, अब अपन देखते हैं अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया जो कि अभी तक अपने सिलेबस में आ चुके हैं। एक तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया काम में लिया था उसका नाम था साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, दूसरा बैक्टीरिया था एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, और तीसरा बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ठीक है, सब बैक्टीरिया में बेसिक चीज सेम होती है, कोई फर्क नहीं है। साल्मोनेला टाइफी टाइफॉइड कॉज करता है। ये जो ऊपर का क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ये जो मैं भी बनाया मैंने क्रोमोसोमल डीएनए, ये दिस इज क्रोमोसोमल डीएनए, ये सब में सेम होता है। ऐसे कोई हमें भी कोई लेना देना नहीं है ना, ये बैक्टीरिया हमें कोई बीमारी देता है। खास जो चीज होती है बैक्टीरिया की वो होती है उसका प्लाज्मिड या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये जो चीज है ना, ये होती है, ये खासियत होती है, इसका क्या नाम होता है, प्लाज्मिड या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, क्रोमोसोम के अलावा जो डीएनए होता है, ठीक है, ये क्रोमोसोमल डीएनए ये स्पेशल होता है। अगर साल्मोनेला टाइफी में टाइफॉइड करता है तो उसका जो स्पेशलिटी है ना कि टाइफॉइड करेगा, उसके जीन प्लाज्मिड पर है। एस्चेरिचिया कोलाई अगर कोई बीमारी कॉज कर रहा है, एस्चेरिचिया कोलाई, तो या जो भी उसकी स्पेशल फंक्शन है वो प्लाज्मिड पे। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस ट्यूमर कॉज करता है प्लांट में, तो खासियत कहाँ पर है, उस प्लाज्मिड पर है। तो ये जगह वो है जो स्पेशलिटी की जगह है या खासियत की जगह होती है, वो प्लाज्मिड की जगह होती है। प्लाज्मिड के नाम है, जो दो नाम है वो ये आपको याद करने हैं। एस्चेरिचिया कोलाई के प्लाज्मिड का नाम है बच्चे PBR322, वो मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, याद करो। ठीक है, इसके रेस्ट्रिक्शन साइड पर रखिए, और इसका प्लाज्मिड का नाम होता है TI प्लाज्मिड। ठीक है, इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन साइड भी होती है। रेस्ट्रिक्शन साइड क्या होती है आपको पता है, कहाँ से प्लाज्मिड को अपन कट कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं इसमें दूसरा जीन जो कि अपने काम का होता है। ठीक है, पहले अपनों ने मैंने कहा भी था कि पढ़ के आया करो।
आप लोग अगर बिल्कुल ऐसे ही बिना पढ़े आ जाते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक दिन पहले पढ़ लिया करो या एक दिन बाद में कभी तो पढ़ लिया करो। और वैसे भी ये मैं रिवीजन करवा रही हूँ आपको, ये मैं फुली वैसे नहीं पढ़ा रही हूँ जैसे मैंने क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, मैंने रिवीजन करवा रही हूँ मैं आपको, तो आपको आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा। तो ये तो जो क्लोनिक वेक्टर अपनों ने देखे हैं ये लिविंग थे, वायरस और बैक्टीरिया और ये सब क्या थे, लिविंग थे। तो अभी तक जो अपनों ने क्लोनिक वेक्टर देखे हैं वो क्या है, लिविंग क्लोनिक वेक्टर। ठीक है, अब जो क्लोनिंग वेक्टर अपन देखेंगे, ठीक है, वो कैसे हैं, नॉन लिविंग होते हैं। और ये जो क्लोनिंग वेक्टर है वो लिविंग नहीं होते हैं, ये हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल होते हैं या नॉन लिविंग हो सकते हैं। ठीक है, अब इनका इनमें वायरस बैक्टीरिया काम में नहीं लेंगे। ठीक, तो अब देखते हैं अपन ये क्या टॉपिक है, नॉन लिविंग या जो वो क्लोनिंग वेक्टर जो लिविंग नहीं काम में ले सक, मतलब लिविंग थिंग्स नहीं है, बैक्टीरिया वायरस नहीं है, मशीनरी या कुछ और टेक्निक से काम में लेंगे। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम लिखते हैं अपन कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट समझते हो, कॉम्पिटिशन वाला। ठीक है, और होस्ट मतलब ये जो बैक्टीरिया है ना ये होस्ट है अपना। ठीक है, ये होस्ट है बैक्टीरिया, कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मैंने पहले ही बता दिया। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बदलना, चेंज करना। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट होस्ट का क्या मतलब होता है, जब मैंने दो डीएनए मिलाए, आपको पता है इस प्लाज्मिड के साथ क्या करते हैं, इसे बाहर निकालते हैं। ठीक है, और इसके अंदर अपन दूसरा काम का डीएनए अपन क्या करते हैं, दूसरा डीएनए मर्ज कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इसको अपनों ने बदल दिया है, बस यही टॉपिक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि नॉन लिविंग जो है वेक्टर अपन काम में ले सकते हैं। तो आपको पता है डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है, डीएनए पानी से नहीं डरता। आगे बात समझ में, डीएनए को पानी से डर नहीं लगता। लेकिन जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारी सेल है, और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, वो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है बच्चे, सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की। ठीक है, ये 11th क्लास का पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड जो होता है एक्चुअली में वो फैट है। लिपिड क्या है, फैट है, और फैट एक्चुअली हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब होता है, पानी से डरने वाली फैट। ठीक है, फैट कैसी होती है, पानी से डरती है। क्यों, आपने देखा होगा ना कि आपने कभी पानी के ऊपर फैट डाल दी होगी तो क्या हुआ, पानी के ऊपर आपने फैट या ऑयल डाल दी तो वो मिक्स नहीं होती, वो अलग ही हो जाती है। ठीक है, अब एक तरफ तो डीएनए है जो कि पानी से नहीं डरता, और एक तरफ क्या है, यहाँ पर लिपिड है, लिपिड और प्रोटीन की हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। ठीक है, तो अगर मैं डीएनए को डायरेक्ट इस सेल के अंदर डालना चाहूँ, इफ आई वांट टू इंसर्ट डीएनए डायरेक्टली इनटू दिस सेल, कि मैं डायरेक्ट सेल में डीएनए इंसर्ट करना चाहूँ, तो मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती डायरेक्ट इंसर्ट, क्योंकि डीएनए और लिपिड जो है, यहाँ पर लिपिड की जो मॉलिक्यूल है, ये मेरा डीएनए यहाँ पर, ठीक है, ये डीएनए है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड और प्रोटीन की बनी है। दोनों की प्रॉपर्टीज में फर्क है, एक तो है हाइड्रोफिलिक और एक क्या है, हाइड्रोफोबिक। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। आगे बात समझ में, तो आ, हम क्या करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, चाहे वो बैक्टीरिया की हो, चाहे वो प्लांट की हो, चाहे वो एनिमल की हो, सबके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सकती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, किसकी बनी है, लिपिड और प्रोटीन के। डीएनए अगर मैं डायरेक्ट भेजना चाहूँ अंदर, तो डीएनए डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकता। डायरेक्ट अगर मैं भेजू कि नहीं, डायरेक्ट को फोर्सफुली अंदर भेज दिया डीएनए को, तो वो नहीं जा सकता है। ठीक है, तो अपन ने क्या करा है कि अपन क्या, अपनों ने अभी तक क्या करा, देखो अपनों ने क्या करा, ये अपना बैक्टीरिया की सेल थी।
ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये मेरा प्लाज्मिड है। ओके, ये प्लाज्मिड मैंने बाहर निकाला, इस प्लाज्मिड के अंदर मैंने कट लगाया, प्लाज्मिड के अंदर मैंने अपने काम का दूसरा जीन इंसर्ट करा, यही करा अपनों। ठीक है, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसी बात थोड़ी कि बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास क्या है, लिपिड है। ठीक है, ये जो आपका प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड किसका बना है बच्चे, प्लाज्मिड भी डीएनए का ही बना है। प्लाज्मिड किसका बना है, डीएनए का। इसमें मैंने लगाया भी क्या है, साथ में डीएनए लगा दिया है। ठीक है, ये भी प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड डीएनए का ही है, और इसके साथ मैंने ये पार्ट लगाया, दूसरे का डीएनए लगा दिया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, रिकॉम्बिनेशन भी हो गया। ठीक है, इसको वापस अंदर भेजना है। अंदर भेजना बड़ा खतरनाक भारी काम है। क्यों भारी काम है, क्योंकि ये जो चीज है डीएनए प्लाज्मिड का, ये डीएनए क्या है बच्चे, ये डीएनए है हाइड्रोफिलिक, पानी से नहीं डरता। ठीक है, नेचर की बात बता रही हूँ। और जो लिपिड है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक, पानी से डरता है। अब क्या करें, अब क्या करें, कैसे भेजे प्लाज्मिड को अंदर, अभी तक तो मैंने बोला भेज दिया भेज दिया भेज दिया। तो इसके लिए मुझे इस बैक्टीरियल सेल को, इस पूरी की पूरी सेल को क्या बनाना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब कॉम्पिटिशन वाला, ताकि वो इस डीएनए को ले ले। मतलब मैं इसे ऐसा कर दूं कि ये बैक्टीरियल सेल ऐसे सोचे कि ये डीएनए तो मुझे अपने अंदर, ये प्लाज्मिड जो है वो मुझे अपने अंदर लेना ही लेना है, नहीं तो बड़ा कुछ हो जाएगा। जैसे कि मैं तुम्हें मतलब इतना ईगर कर दूं किसी चीज के लिए, मैं तुम्हें बोलूं कि यार वहाँ वहां तो है ना फतेह सागर की पाल पे, सपोज कर लो मैं बोलूं आज की तारीख में फतेह सागर पाल की पाल पे 5,000-5,000 रुपए बांट रहे हैं, क्या करोगे तुम, कोरोना में भी जाओगे डंडे खाते हुए, पक्की बात है। ठीक है, तो मैं तुम्हें उस टाइम पे कॉम्पिटेंट बना रही हूँ, मतलब तुम क्यों जाओगे, तुम ये, मैं ही बोलूंगी कि अभी शुरू हो गया, ठीक है, और अगले 1 घंटे तक जो भी जाएगा उसे 5,000 रुपए बांटेंगे, लेकिन फर्स्ट 100 को ही बांटेंगे, जो टॉप 100 है उन्हीं को बांटेंगे। ठीक है, तो तुम कॉम्पिटेंट हो गए ना, तुम जाओगे ऐसे में भी, अरे यार ऐसा नहीं होगी मैं टॉप 100 में ना हूँ, 5,000 रुपए मिल रहे हैं फ्री में बैठे बैठे। ठीक है, तो ये चीज होती है कॉम्पिटेंट। तो इसे अपनों ने सेल को क्या करना है, कॉम्पिटेंट बनाना है, ताकि वो टेकअप के लिए, ठीक है, ये प्लाज्मिड इसी का पार्ट है, टेकअप के लिए वो तैयार हो जाए। क्योंकि डीएनए हाइड्रोफिलिक है, लिपिड हाइड्रोफोबिक है, लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी, चारों तरफ लिपिड लिपिड है, अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अपन क्या करें कि इसको अपन क्या करें कि इस सेल को मैं ट्रीट कर रही हूँ, इसके आसपास में क्या कर रही हूँ, डाइवेलेंट केटायन लगा दिया, मैं क्या कर दिया, डाइवेलेंट केटायन। केटायन समझते हो, कैटायन वो जो कैथोड की तरफ भागते हैं। ठीक है, कैथोड की तरफ चार्ज होता है नेगेटिव का, तो जो भागेंगे वो पॉजिटिव भागेंगे, तो जो चीज है वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, इसको मेरे को अंदर भेजना है, मैं इसको कॉम्पिटेंट बना रही हूँ, बैक्टीरियल सेल को मेरे को क्या बनना है, क्या करना है, कॉम्पिटेंट बनाना है। इसके अंदर ये एक और चीज होती है, क्रोमोसोमल डीएनए, लेकिन ये मेरे काम करनी है। ठीक है, तो डाइवेलेंट केटायन क्या होते हैं, केटायन समझते हो, जो कि मेटल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। डाइवेलेंट मतलब +2 की वैलेंसी होनी चाहिए, तो यहाँ डाइवेलेंट है, वैलेंसी क्या होनी चाहिए, +2 की, तो कैल्शियम की वैलेंसी +2 की होती है। ठीक है, केटायन कोई भी चीज हो सकती है, केटायन वो हो सकती है जो कैथोड की तरफ भागती है। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि कैल्शियम वगैरह लिया, तो इसकी वजह से ये जो सेल है ना डीएनए की, क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कॉम्पिटेंट हो जाएगी, और यहाँ पर पोर्स ओपन हो जाएंगे, पोर्स। ओके, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पोर। क्या होगा, इस पोर की हेल्प से ये प्लाज्मिड कहाँ चला जाएगा बेटा, अंदर चला जाएगा। ठीक है, एंड इट विल बी इस तरीके से यहाँ सेट हो जाएगा। तो अपनों ने इसको कॉम्पिटेंट बनाया है, वो लेना नहीं चाह रही थी। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस प्लाज्मिड या री, अब ये प्लाज्मिड थोड़ी रहा, अब तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, क्योंकि प्लाज्मिड तो ये पहले था। अगर ऐसा ही होता तो प्लाज्मिड था, अब थोड़ी प्लाज्मिड है, ये तो मैंने बाहर निकाल के इसको मैंने चेंज कर दिया है। सो नाउ इट इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, recombinant DNA, and this technology is known as recombinant DNA technology। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या कर सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसी और तरीके से भी इसमें पहुंचा सकते हैं। ठीक है, एक तो डाइवेलेंट को केटायन के थ्रू मैंने क्या करा, इसे कॉम्पिटेंट बना दिया, क्या बना दिया, कॉम्पिटेंट बना दिया, कॉम्पिटिशन वाला बना दिया। ठीक है, दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए मुझे अगर बाहर पहुंचाना है, अंदर पहुंचाना है, ठीक है,
प्लाज्मिड लो, प्लाज्मिड को बाहर निकालो। बाहर निकालना आसान है, अंदर भेजना मुश्किल। अंदर नहीं जाता क्योंकि डीएनए हाइड्रोफोबिक होता है, फिलिक होता है, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है। ठीक है, अब क्या करो आप, ये जो बैक्टीरिया की सेल थी ना, इसे आप दो हीट शॉक मेथड। क्या करोगे? हीट शॉक मेथड अपन काम में लेंगे। हीट शॉक मेथड से क्या करेंगे अपन, इस बैक्टीरियल को, सेल को, बेचारे को अलग अलग हीट में रखेंगे। ठीक है, उसे क्या करेंगे हीट शॉक मेथड में, कि अपन पहले इसको 42 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे, फिर इसको आइस पर रखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि इससे क्या होगा कि इतने टेम्परेचर रेंज पे फर्क करने से क्या होगा कि बैक्टीरियल सेल है ना, उसका दिमाग काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? बोलेगा यार दिमाग काम नहीं कर रहा। तुम सोच लो, एक एक मिनट में अगर फिर यही कंडीशन चली जा रही है, 42 डिग्री और आइस, 42 डिग्री और आइस, समझ रहे हो? ठीक है, दिमाग काम नहीं करेगा बेचारे का। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको अंदर ले लेगा कि ले लो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ठीक है, दिमाग काम नहीं कर रहा मतलब उसकी सारी, समझ रहे हो तुम क्या होगा, उसको उसको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, पोर्स ओपन हो जाएंगे, देयर विल बी ओपनिंग ऑफ पोर्स। ओके, देयर विल बी ओपनिंग ऑफ पोर्स। ठीक है, तो प्लाज्मिड मैंने बाहर निकाला था, एंड इट विल जस्ट टेक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या चीज है बेटा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या चीज है ये? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्यों है? क्योंकि मैंने इसको डबल कंबाइन कर दिया। ठीक है, कहीं और से डीएनए लाके किसी अपने काम का कट करके इसके अंदर मैंने इंसर्ट करा है, सीधी सी बात है। बाकी प्लाज्मिड ऐसा थोड़ी था, प्लाज्मिड तो सिंपल था, पहले प्लाज्मिड तो ऐसा था, उसे बाहर निकाला। तो आज हम लोगों ने दो मेथड पढ़े हैं कि किस तरीके से अपन क्या करें कि जो आप बाहर, जो डीएनए आपको बाहर का डीएनए अंदर पहुंचाना है, आपने प्लाज्मिड ले लिया, प्लाज्मिड को बाहर निकाला। ठीक है, ये डीएनए इसमें इंसर्ट कर दिया, इसको वापस अंदर पहुंचाना प्लाज्मिड को इज नॉट एन इजी टास्क। ये लेता नहीं है अंदर सेल, क्योंकि नहीं लेता बैक्टीरिया की सेल, क्योंकि डीएनए जो आपको अंदर पहुंचाना है वो हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, और जो लिपिड है इसका रास्ता रोक रहा है, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड प्रोटीन की। जो इसका रास्ता रोक रहा है वो क्या है? वो हाइड्रोफोबिक है, फिलिक, हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डरने वाला। लिपिड और डीएनए की नेचर में बहुत ज्यादा फर्क होता है, तो अंदर भेजना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप इसको कॉम्पिटेंट बनाओगे। कॉम्पिटेंट मतलब आप चाहोगे कि सेल ऐसी हो जाए कि ले ले बस भी बाहर वाले को। तो आप इसको पहले तो आप इसे कैल्शियम केटायन में डालोगे। कैल्शियम मतलब कैल्शियम खुद ही केटायन, डाइवेलेंट केटायन, जिससे उसके पोर्स ओपन हो जाएंगे, कॉम्पिटेंट बन जाएगी कि जल्दी ले लो, मेरे को जल्दी चाहिए। और दूसरी जो चीज थी वो आपने क्या पढ़ी है? हीट शॉक मेथड पढ़ा है। तो हीट शॉक मेथड क्या होता है कि जिसमें इसे आइस और गर्मी सर्दी बार बार क्या करेंगे, इसे दोनों को गर्मी सर्दी देंगे, तो पोर्स ओपन हो जाएंगे और रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या आ जाएगा, इसके अंदर इंसर्ट चला जाएगा, इसके अंदर घुस जाएगा। ठीक है, तो अभी आज मैं क्लास इतनी फिनिश कर रही हूँ। अभी